आप देख रहे हैं PSJMD। चलिए कहानी की ओर। प्राचीन काल में उज्जैन नगरी में एक प्रतापी राजा शासन करते थे। राजा के शौर्य, प्रताप, साहस और पराक्रम की ख्याति दूर दूर तक मशहूर थी। ऐसी भी कई कहानियां मशहूर हैं जिनमें बताया गया है कि राजा विक्रम रात्रि में अपने प्रजा के सुख दुख को देखने के लिए भेष बदलकर नगर में घूमते थे। उनको दीन दुखियों से बहुत सहानुभूति थी। साथ ही चक्रवर्ती राजा अपनी प्रजा का दुख दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। राजा विक्रमादित्य का नाम विक्रमसेन था। विक्रमादित्य एक उपाधि होती थी जो चक्रवर्ती सम्राट अपने पुरुषार्थ, साहस, शौर्य और शासन क्षेत्र के विस्तार के आधार पर अर्जित करते थे। बेताल पच्चीसी या विक्रम बेताल की कहानी को प्राचीन समय में महाकवि सोमदेव भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ऐसा कहा जाता है कि उनका संबंध आज के कश्मीर से था। अधिक जानकारी के अभाव के कारण उनके बारे में कुछ जानकारी उपलब्ध है, लेकिन इनका काल संभवतः 1063 से 1080 ईस्वी के दौरान बताया जाता है। सोमदेव भट्ट द्वारा रचित मशहूर कहानी बेताल पच्चीसी को बताते हैं। विक्रम बेताल की कहानी राजा विक्रमादित्य और एक भूत पर आधारित है। इस कहानी में राजा विक्रमादित्य को एक भूत जिसका नाम बेताल होता है, उसको पकड़कर एक साधु को सौंपना होता है। कहानी शुरू होती है राजा विक्रम के दान देने से। राजा विक्रम प्रत्येक दिन अपने राज्य में दान पुण्य किया करते थे, जिनमें नगर के हर तरह के लोग शामिल होते थे। राजा दरबार में आए लोगों की धन आदि से सहायता किया करते थे। इसी दरबार में रोज एक साधु आता और उन्हें एक फल देकर चला जाता। राजा विक्रम भी पूरे विनम्रता से उसके फल को स्वीकार करते और अपने सेवकों को सौंप देते। वह साधु प्रतिदिन आता और एक जैसा फल देकर चला जाता। ऐसा करते करते काफी दिन हो गए। राजा को संदेह हुआ कि यह कौन साधु है जो हमें प्रतिदिन एक जैसा फल देता है। उन्होंने अपने सेवक को आज्ञा दी कि वह जांच करे कि अब तक उस साधु द्वारा दिए गए फलों में ऐसी क्या बात है। दरअसल होता यह था कि जब राजा को वह साधु फल देता तो वह फल राजा अपने सेवकों को दे देते, जिससे सेवक एक कमरे में इकट्ठा करते जाते, लेकिन कभी खोलकर नहीं देखते थे कि उसमें क्या है। अब जब राजा का आदेश आया तो सेवकों ने उसे खोलकर जांचा तो पाया कि प्रत्येक फल में एक बहुमूल्य रत्न है। ये देखकर राजा तथा उनके सैनिक और अन्य दरबारी दंग रह जाते हैं कि इतना बहुमूल्य रत्न यह साधु क्यों भेंट देख रहा है। अब अगली सुबह राजा विक्रम बड़ी बेसब्री से उस साधु का इंतजार करने लगते हैं, क्योंकि इसका भेद तो अब वही साधु बता सकता था कि ऐसा क्यों करता था। अगली सुबह वह साधु फिर दरबार में आता है और राजा को वो फल देता है, लेकिन राजा इस बार उस साधु से फल देने का कारण पूछते हैं और साथ ही उस फल से निकलने वाले रहस्यमयी बहुमूल्य रत्न के बारे में भी प्रश्न करते हैं। इस पर साधु कहता है कि मैं आपको यहाँ कुछ बताने में असंभव हूँ। हे राजन, मैंने सुना है कि आप बहुत शक्तिशाली हैं, आप किसी से नहीं डरते। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप मेरे बताए स्थान पर रात्रि को आइए। मैं इस फल से निकलने वाले बहुमूल्य रत्न का रहस्य बताऊंगा। इतना कहकर वह साधु वहां से चला जाता है। इधर बहुत सोच विचार करने के बाद न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य रात्रि में साधु के बताए स्थान पर जाने के लिए अकेले ही निकल पड़ते हैं। रात को उसके बताए स्थान पर पहुंचने पर साधु उनका धन्यवाद करता है और कहता है, राजन, मुझे खुशी हुई कि आप यहाँ आए। मैंने अब तक आपको जो फल दिए उनमें मैंने रत्नों को अपनी सिद्धि से डाला था। मुझे अपनी विद्या को मानवीय प्रगति में लगाने के लिए आपके बल की आवश्यकता है। राजा पूछते हैं, मुझसे आपकी क्या अपेक्षा है। साधु कहता है, वीर विक्रम, दूर जंगल में पेड़ पर बहुत सालों से एक उल्टा भूत लटका है जो मानव जाति के लिए खतरे से कम नहीं। आपको उस भूत को मेरे पास लेकर आना है। मैं उस भूत को अपनी सिद्धि से पवित्र करूंगा। उस भूत को पकड़ कर लाने का साहस केवल आप में ही है। साधु राजा विक्रम को भावनात्मक रूप से अपने बातों में उलझा लेता है और विक्रमादित्य उस भूत को पकड़ने
चल पड़ते हैं। काफी दूर जाने पर राजा को आखिर वो पेड़ मिल ही जाता है जहाँ वह भूत उल्टा लटका होता है। पेड़ पर लटके इस भूत का नाम बेताल होता है। जैसे ही विक्रम उसे पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ते हैं वैसे ही वह भूत कूदकर जमीन पर आ गिरता है। फिर विक्रम जमीन पर उसे पकड़ने उतरते हैं तो भूत उड़कर वापस पेड़ पर चढ़ जाता है। काफी मेहनत के बाद आखिरकार राजा विक्रम उसे पकड़ ही लेते हैं और अपने कंधे पर रखकर साधु रूपी तांत्रिक के पास ले जाते हैं। रास्ते में बेताल विक्रम से कहता है, तुम एक न्यायप्रिय और शक्तिशाली राजा हो। तुम्हारे न्याय के चर्चे मैंने बहुत सुने हैं, इसलिए इस लंबी यात्रा में समय व्यतीत करने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी के बाद मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका तुम्हें अपनी बुद्धि और तार्किक शक्ति के आधार पर जवाब देना होगा, लेकिन मेरी 2 शर्तें होंगी। ताल की पहली शर्त होती है कि अगर विक्रम पूरे रास्ते में कुछ भी बोले तो वह उड़कर वापस पेड़ पर चला जाएगा। उसकी दूसरी शर्त होती है कि कहानी के अंत में वह जो प्रश्न करेगा उसका उत्तर देना जरूरी है। अगर जवाब पता होते हुए भी विक्रम कुछ नहीं बोलते हैं तो वह उनके सिर के टुकड़े टुकड़े कर देगा। ऐसे बेताल एक के बाद एक कहानी सुनाता जाता है और राजा विक्रमादित्य उसके एकदम सटीक और न्यायप्रिय उत्तर देते जाते। बेताल की कहानियां सामाजिक और न्याय पर आधारित होती, जिसका राजा विक्रमादित्य को अपनी तर्क शक्ति और बुद्धि के आधार पर हल करना होता। राजा विक्रमादित्य के उत्तर का इंतजार तीनों लोक के देवता भी करते थे, लेकिन बेताल की शर्त के अनुसार जैसे ही राजा विक्रम कुछ बोलते वैसे ही वह वापस पेड़ पर जाकर उल्टा लटक जाता और विक्रम उसे फिर से पकड़ने जाते। सफर के दौरान बेताल फिर से कोई नई कहानी सुनाता और उसका उत्तर पूछता। नहीं बताने पर विक्रम के सिर के टुकड़े करने की धमकी देता। विवश होकर विक्रम उत्तर दे देते। क्योंकि बेताल ने रास्ते में विक्रम को 25 कहानियां सुनाई थी, इसलिए विक्रम बेताल की कहानी को बेताल 25 भी कहते हैं। में बेताल विक्रम को कपटी साधु का रहस्य बताता है और कहता है कि उस कपटी ने तुम्हारी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया है। वह मुझे पाकर मेरे साथ साथ तुम्हें भी मार देगा। दरअसल उसे अपनी शक्तियाँ बढ़ानी है जिससे वह इस पृथ्वी पर राज कर सके, इसलिए वह अपनी काली विद्या से मेरी शक्तियों का अधिग्रहण करना चाहता है। विक्रम उस कपटी तांत्रिक की बातों में मत आ और उस साधु को मरघट पहुंचा दो। बेताल की बात सुनकर विक्रम तांत्रिक के पास पहुंचकर उन्हें भी समझ में आ जाता है कि यह ढोंगी है। जैसे ही राजा विक्रम को कपटी साधु की काली शक्तियों का आभास होता है वैसे ही वह अपनी तलवार निकालकर उस ढोंगी का सिर उसके धड़ से अलग कर देते हैं। तो इस तरह से यह कहानी समाप्त